आज हम लोग वर्ल्ड मैप कहने का मतलब है ग्लोब। ग्लोब के संदर्भ में आज हम लोग जानेंगे कि आखिरकार ग्लोब बोले या फिर भारत में पृथ्वी बोले तो उसमें हमारा भारत जो है आखिरकार किस और ग्लोब में स्थित है उसके बारे में जानेंगे और भारत का आकार कैसा है उस संदर्भ को आज हम लोग चिन्हित करेंगे। क्योंकि सर्वप्रथम देखा जाए तो ग्लोब एक पृथ्वी का नमूना है। ग्लोब कहने का मतलब है ये है मेरी आज ग्लोब, मान लिया कि ये मेरा ग्लोब है। सपोज दैट ग्लोब कहने का मतलब क्या है? द शेप ऑफ द अर्थ कैन बी बेस्ट represented on a model so that we can study it properly. This model is called globe. कहने का मतलब है शेप, आकृति, आकार, ऐसी आकार, पृथ्वी का ऐसा आकार जिसको हम लोग पृथ्वी के समान ही एक मॉडल प्रस्तुत करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ताकि उसकी सहायता से वी कैन स्टडी इट प्रॉपरली, जो कि हम उससे आसानी से पढ़ सकते हैं, उसकी सहायता से हम लोग पृथ्वी को जान सकते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ग्लोब। तो ये ग्लोब कहने का मतलब है पृथ्वी का ही एक छोटा सा नमूना है। तो हम लोगों के बीच दो मुद्दे आती है ग्लोब में। एक आती है अक्षांश रेखाएं, दूसरी आती है देशांतर रेखाएं। कहने का मतलब है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ये दोनों रेखाएं आप लोग अनुमानित किए होंगे, जाने होंगे कि ये दो रेखाएं पृथ्वी में नहीं खींची गई है। इसे काल्पनिक रेखाएं कहा जाती है। काल्पनिक कहने का मतलब है कल्पना की गई है। कल्पना इसलिए की गई है क्योंकि हम पृथ्वी में उपस्थित या स्थित जितने भी भूभाग है उनका हम कुछ ना कुछ आकार हम निश्चित कर सकते हैं, उसका स्थिति निश्चित कर सकते हैं, उसकी जलवायु के बारे में पता कर सकते हैं। ये सब हमें अक्षांश और देशांतर रेखाओं के माध्यम से हमें समझने को मिलता है। इसलिए हमें सर्वप्रथम अक्षांश किसे कहते हैं और देशांतर किसे कहते हैं उस और पहले हम लोग जानेंगे। तो सर्वप्रथम पृथ्वी के बीचों बीच एक रेखा खींची गई है जो 0 डिग्री पर है। कितने डिग्री पर है? 0 डिग्री पर। इसी को क्या कहते हैं? 0 डिग्री को इक्वेटर, अर्थात इक्वेटर कहने का मतलब है भूमध्य रेखा बोलिए या फिर विषुवतीय रेखा। ये दोनों 0 डिग्री पर है। अब ये 0 डिग्री पर इस रेखा की कल्पना की गई जिसके वजह से लैटिट्यूड, तो जिसकी वजह से पृथ्वी, देखिए पृथ्वी कहने का मतलब है गोलाकार है। आकृति कैसा है? गोलाकार की आकृति का है। जब इसको बीच में हम एक इक्वेटर खींच दिए तो ये पृथ्वी को बराबर 2 हिस्सों में बांटने लगी। तो ऊपर वाला भाग नॉर्थ कहलाया, नीचे वाला भाग साउथ कहलाया। तो कहने का मतलब है इसको कहते हैं हिंदी से उत्तरी गोलार्ध। कहने का मतलब है गोलार्ध कैसे बना है? ये पूरी पहले गोला थी, इस गोला को आधा किया गया, गोला जोड़ अर्ध। तो कहने का मतलब क्या बन गया? गोलार्ध। और नीचे का भाग क्या कहलाया? दक्षिणी गोलार्ध। तो अब ये हो गई।
तो कहने का मतलब है ये दक्षिणी गोलार्ध हो गई, ये उत्तरी गोलार्ध हो गई। अब कहने का मतलब ये जो अक्षांश रेखाएं खींची गई है हर एक डिग्री में एक एक अक्षांश रेखाएं खींची गई। इस तरह इस पॉइंट को जहाँ पर बिंदु आके बन जाती है, अंततः में बिंदु बन रही है, उसको नॉर्थ पोल और इसको साउथ पोल, ये दो नामों से जाना जाता है। उत्तरी दक्षिणी ध्रुव और इसको उत्तरी ध्रुव, ये दो नामों से जाना जा रहा है। अब ध्यान दीजिएगा ये दो नाम आखिर है तो है क्या। कहने का मतलब है ये अंततः हम इस तरह खींचते जाएंगे रेखा, अंततः हम खींचते जाएंगे तो कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट आता है जो अक्षांश रेखा एक बिंदु डॉट में बदल जाती है, तो वही डॉट को हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुव। तो कहने का मतलब 0 डिग्री से ऊपर नॉर्थ की ओर 90 अक्षांश रेखाएं खींची गई है और साउथ की ओर भी 90 अक्षांश रेखाएं खींची गई है। अब दोनों में तब्दील कीजिएगा, अक्षांश इधर भी 90 तो अक्षांश इधर भी 90, तो अक्षांश रेखाएं कितनी हो गई, 90 + 90 = 180। अब 180 हो गई। अब देखिए हम लोग 0 डिग्री इक्वेटर से ऊपर से जोड़े हैं, ये 1 डिग्री हो गई, ये 2 डिग्री हो गई, 3 डिग्री 4 डिग्री में गई है। क्या हम 0 को जोड़ें, नीचे भी हम जोड़ें तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री से जोड़ें, क्या हम इस 0 को जोड़ें, नहीं। तो कहने का मतलब इसमें फिर से 1 जोड़ेंगे तो 180 + 1 तो = 181, ये आ जाएगी। तो कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी हो गई, कुछ अक्षांश रेखाओं की संख्या 181। कह सकते हैं कि ग्लोब में जो काल्पनिक अक्षांश रेखाएं खींची गई है उस काल्पनिक अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी हो गई, 181। अब कहेंगे कि अक्षांश रेखाएं जितने भी खींची गई सब अक्षांश रेखाएं, ऊपर में एक जगह आकर डॉट बन गई, नीचे भी एक जगह पर आकर डॉट बन गई। अब इन दो हिस्सों को छोड़ देंगे तो कितनी हो जाएगी, 181 - 2, एक बिंदु एक डॉट ये एक डॉट ये, तो कितनी हो जाएगी 179। जब मुख्य भूभाग का पूछे तो 181 और जब डॉट को छोड़ दिया जाए तो 179। अब ध्यान दीजिएगा तो हमें यहाँ पर जाननी है कि 23 डिग्री 23.23 डिग्री है और एक उत्तर में 23.5 डिग्री है और एक दक्षिण में 23.5 डिग्री, जिसको कहते हैं क्या चीज़, इसको कहते हैं हम लोग हो गया तो कर्क रेखा और इसको कहते हैं मकर रेखा। तो ये दोनों के विस्तार में अभी ही जानेंगे, कुछ समय ब्लैक बोर्ड को साफ करना पड़ेगा, साफ करके हम लोग जान रहे हैं विस्तार से। जस्ट जाने हैं कि 0 डिग्री जो ग्लोब को या पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, ऊपर के भाग को हम लोग उत्तरी गोलार्ध कहते हैं जबकि नीचे के भाग को दक्षिणी गोलार्ध। तो ये 0 डिग्री कहने का मतलब है इक्वेटर। क्या है, इक्वेटर। अब देखिएगा इसके ऊपर में 23 डिग्री 23.5 डिग्री 23 डिग्री 30 मिनट कहने का मतलब है कर्क रेखा। इसके बारे में हमको जाननी है क्योंकि ये हमारे भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ऊपर में 23.5 डिग्री गए हैं नॉर्थ की ओर तो हमें कर्क रेखा मिलती है, नीचे की ओर आएंगे 23.5 डिग्री तो हमें मकर रेखा मिलेगी। क्या मिलेगी, मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर। अब ध्यान दीजिएगा, ये मान लीजिए मेरा सन है, सूरज, ये क्या है, सूरज, सूरज है। इसके ऊपर अभी और एक रेखी है आर्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री, नीचे भी है एक अक्षांश रेखा 66.5 डिग्री अंटार्कटिक। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हमें
जलवायु बोले थे तो जलवायु को भी जानना है, क्योंकि हमें इन रेखाओं को खींचने का तात्पर्य है कि जलवायु को ही जानना, समझना, आकार को जानना, स्थिति को जानना और जलवायु। तो ध्यान दीजिएगा, सूर्य स्थिर है, परिभ्रमण या परिक्रमण कौन करती है? पृथ्वी करती है। तो अंडरस्टैंड, ये बात निश्चित है कि सूर्य की रोशनी यहाँ से निकलेगी तो डायरेक्ट इससे अब आप लोग टॉर्च लगाते हैं तो टॉर्च मारिएगा तो डायरेक्ट वहीं जाती है। तिरछा साइड में फेंकती है, तो कहने का मतलब तिरछा साइड से जा रही है, अलग से जा रही है, तिरछा में ज़्यादा जा रही है, प्रवेश हो रही है। तो कहाँ जा रही है? इन दो रेखाओं में ज़्यादा प्रवेश कर रही है। रोशनी जो है कर्क रेखा टू मकर रेखा में ही प्रवेश है। तो कहने का मतलब ये है कि रोशनी ज़्यादा से ज़्यादा जा रही है, तो डायरेक्ट सीधी प्रकाश किरण जो पड़ रही है वो कर्क रेखा टू मकर रेखा। कहने का मतलब है कि जहाँ अब रोशनी ज़्यादा पड़ेगी उस जगह पर गर्म क्षेत्र ज़्यादा होगा। कहने मतलब ये गर्म क्षेत्र होगा। कैसा क्षेत्र होगा? गर्म क्षेत्र, यहाँ से यहाँ तक। अब अंडरस्टैंड, अब इसके ऊपर की बात जाते हैं, कर्क रेखा के ऊपर की बात। तो ऊपर में ध्यान दीजिएगा तो नोटिस इट ये कीजिएगा, तिरछी रोशनी पड़ रही है, तो कहने मतलब कभी गर्म आएगा तो कभी ठंडा आएगा। इसमें भी वही हाल हो जाएगा, गर्म प्लस ठंडा। अब ऊपर तो रोशनी जाती नहीं है तो यहाँ पर एकदम क्या रहेगी? ठंडा। इसे अब ज्योग्राफिकल भाषा से हम लोग जानेंगे तो इसको शीत कटिबंध क्या कहेंगे? शीत कटिबंध। जबकि इसको क्या कहेंगे? गर्म का होता है उष्ण, ठंडा का होता है शीत, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? शीतोष्ण। क्या कहते हैं? शीतोष्ण कटिबंध। इसको उष्ण कटिबंध क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध। नीचे का सेम प्रोसेस वही है। तो हमारा भारत जो है, भारत हमें कहाँ पड़ती है? ध्यान दीजिएगा, तो भारत का मानचित्र यदि हम बनाना चाहें तो वो मेरा इस जगह पर बनेगा। कहने का मतलब है इस जगह पर मेरा भारत शो कर रही है। ध्यान दीजिएगा, तो भारत जो है, भारत को जो है कर्क रेखा दो बराबर भागों में बांट रही है। तो कहने का मतलब भारत की जो जलवायु है, कर्क रेखा से नीचे की भाग को हम लोग क्या कहेंगे? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, जबकि ऊपर के भाग को क्या कहेंगे? शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र। तो अब इस बात को जानेंगे तो भारत जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा भारत को दो हिस्सों में बांट रही है। पहला कौन सी? शीतोष्ण कटिबंध, जिसको टेम्परेट जोन कहते हैं, टेम्परेट जोन। और नीचे आता है जिसको कहते हैं उष्ण कटिबंध, जिसको कहते हैं टोरिड जोन। अंडरस्टैंड? तो ये भारत को दो बराबर भागों में बांट रही है। भारत से कितने राज्यों से होकर गुजर रही है? 8 राज्य। कितने राज्य? 8 राज्य। तो पहला राज्य कौन है? ध्यान दीजिएगा, पहले यहाँ पर प्रवेश की तो गुजरात। कौन सा राज्य? गुजरात। राजस्थान का थोड़ा सा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के बाद हमारा झारखंड, पश्चिम बंगाल के बाद आ जाते हैं तो हम लोग त्रिपुरा और मिजोरम। अंडरस्टैंड? यहाँ तक कि आज की हमारी कक्षाएं ही है।